हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी बच्चों का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। आज मेरे प्यारे बच्चों हम ईवीएस पढ़ेंगे। ईवीएस की बहुत डिमांड आ रही थी, बहुत बच्चे बोल रहे थे कि मैम एचटेट के पेपर में भी हमारी पीआरटी लेवल पे ईवीएस आती है 30 नंबर की, और फिर जो हमारा सीईटी का पेपर होगा उसमें भी जो 15 नंबर की जनरल जीके आती है ना, उसमें 2-3 क्वेश्चन ईवीएस के भी डाले जाते हैं। ठीक है, साइंस का ही छोटा रूप हमारी एनवायरमेंटल स्टडी होती है। हम उसी का साइंटिफिक हर चीज़ को ना हम साइंटिफिक तरीके से अप्लाई करके सीखने लग जाते हैं, वहीं हमारी साइंस बन जाती है। ठीक है, तो आपकी हर एक बच्चे के लिए, सीईटी वाले बच्चों के लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण है, और एचटेट पीआरटी के लिए तो है ही महत्वपूर्ण। ठीक है, और सीईटी वाले बच्चे अगर इस क्लास को लेंगे ना, तो जो प्री देने के बाद जो 2-3 नंबर अब आएगी, मेंस में साफ साफ मेंशन होता है कि वहां पे आपकी इतने नंबर की ईवीएस भी आनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एचएसएससी के द्वारा पूछे हुए उठाए, सॉरी एचबीएससी ने जो अभी स्टेट के एग्जाम लिए थे वहां पे आए हुए भी कुछ क्वेश्चन है, और कुछ एचएसएससी के द्वारा। कुल मिला के जो पेपर में हमारी ईवीएस आती है, आई हुई है, वही क्वेश्चन उठा रखे हैं। बड़े ध्यान पूर्वक देखना। देखो, क्वेश्चन की लेंथ है ना बहुत लंबी लंबी है, लेकिन आपके वहां से एक क्वेश्चन में से ही 3-4 क्वेश्चन निकल के आएंगे। वो अलग अलग तरीके से कैसे पूछे जा सकते हैं, तो हर बच्चे को ये क्लास लेनी है। बेहद महत्वपूर्ण हर बच्चे के लिए ये क्लास रहेगी। हर बच्चे को ध्यान से देखना है, और फिर भी समस्या आए बाद में तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। आपकी जो जो प्रॉब्लम होंगी जरूर आपका सोल्व आउट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आओ पढ़ना शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पेन ब्लैक है, रुको भाई एक बार पेन ही वाइट कर लेती हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। मैंने बाइलिंगुअल इसलिए लिखा है क्योंकि कई बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, कई बच्चे हिंदी मीडियम के, और वैसे भी बहुत सारी टर्म हमें इंग्लिश में समझ आती हैं और कुछ टर्म्स हमें हिंदी में भी, पेपर भी आपके बाइलिंगुअल ही रहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस लिखे गए हैं। ठीक है बच्चों, चलो पढ़ो पहला क्वेश्चन। डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट एंड ग्लासेज शुड नॉट बी यूज्ड। आपको पता है हम डिस्पोजेबल प्लास्टिक यूज करते हैं। वो पूछा गया है कि क्यों यूज नहीं करना चाहिए, करते हैं ना, लेकिन करना नहीं चाहिए। वो क्यों नहीं करना चाहिए, हमारा क्वेश्चन है ये। देखो, डिस्पोजेबल प्लेट एवं गिलासों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं करना चाहिए। देखो, आपको मैं बता देती हूं, वैसे भी जो भी बच्चा ईवीएस आएगी जहां जहां सीईटी में या फिर एचटेट में, बच्चों ध्यान से सुनना। आप है ना, ईवीएस बहुत ही आसान सब्जेक्ट है अगर इसको ध्यानपूर्वक समझते हो। जो हमारी आम दिन की जो प्रक्रिया है ना, डेली लाइफ जो हमारी चल रही होती है, हम कुछ बातें बड़े बूढ़ों से सुनते हैं, कुछ हम किताबों से सीखते हैं, कुछ हम जनरल लाइफ जो हमारी चल रही है उसमें देख रहे होते हैं कि हम, आपको पता है, हम बोलते हैं कि डिस्पोजेबल जो गिलास आते हैं, प्लास्टिक के डिस्पोजेबल जो एक गिलासीज हैं, कटोरियाँ छोटी छोटी, जिन्हें हम डोंगे बोल देते हैं, ये पूछा गया कि क्यों यूज नहीं करते। आपको पता है, अगर आप इनका, ये जनरल वेस्ट में जाती है, मान लो आप इनको क्या कर देते हो, जला देते हो, तो कितना पोल्यूशन हो जाता है ना। तो इसीलिए कही गई है। क्यों कहा गया है ये देखो। अब तो देखो, दे आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। वे जैव अविघटनीय पदार्थ से बने हैं। जिसको इंग्लिश ना आए, साफ साफ आपको हिंदी में दिख जाएगा, और हिंदी में टर्म ही ऐसी दी होंगी, आपको उसको खोल के देखोगे तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि मैं उत्तर हूं। ध्यान से देखोगे तो ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, वे हल्के भार वाले पदार्थ से बने होते हैं। आप खुद एक एलिमिनेशन मेथड हर बच्चे को आना चाहिए कि कौन से ऑप्शन में बेतुकी बात लिख रखी, इलॉजिकल है। सबसे पहले तो हम उसको कट करें कि वो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। इट मींस क्या क्या चीज सही हो सकती है, उस पर ध्यान देना है हमें। ठीक है। अच्छा, तीसरा है, वे जैव विघटनीय पदार्थ से बने होते हैं। बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है आप उसको कुछ भी करते हो, जलाते हो, कुछ भी करते हो, कम पोल्यूशन होता है और वो डिग्रेड हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका कुछ भी कर लो नष्ट नहीं होते, जैसे आपने उनका जला दिया, बहुत सारा आपने देखा होगा कि हमारे एनवायरमेंट को गंदा कर देंगे। तो इस तरीके की जो चीजें होती है ना, वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिनको हम दफना भी नहीं सकते, जला भी नहीं सकते। जलाते हैं तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, अगर आप उसको मिट्टी के अंदर दबा दोगे तो मिट्टी के अंदर नुकसान हो जाएगा। तो कुल मिला के हर साइड से नुकसान हो जाए, वो चीज होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। आपकी ही भाषा में आपको शब्दों को समझा रही हूं, ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, हर एक चीज है ना रटने की नहीं होती, चीजें होती है समझने की। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं इस क्वेश्चन से जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ूंगी। इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे हल करने हैं, उन बातों पे ध्यान से जितना बोलूं उनको जरूर सुनना बच्चों।
डिग्रेडेबल वे अवशेषी जहरीली पदार्थ से बने होते हैं। अब आप एक बात समझना, यहाँ पे आपको पता है जो डिस्पोजेबल चीजें होती है वो जहरीली पदार्थ से तो नहीं बनती, जहरीली होती तो हम उसमें क्यों ही पानी पीते, क्यों ही कोल्ड ड्रिंक पीते, क्यों ही रायता लस्सी कुछ भी पीते, ये तो इसका मतलब गलत है ना। वे जैव विघटनीय पदार्थ से बने होते, अगर वो बायोडिग्रेडेबल होते तो फिर हम उनका यूज करते। पूछा है कि हम, आपको पता है बायो गिलासेस हैं डिस्पोजेबल, हम इन कहते हैं कि इनका यूज नहीं करना, अगर ऐसी होती तो फिर हम यूज कर लेते, क्यों कहते हैं ऐसा यूज नहीं करना, तो ये भी गया। वे हल्के भार वाले पदार्थ से बने होते हैं, भार से इसका कोई संबंध नहीं है। आपको मैं बता देती हूं, प्लास्टिक होता है जितना भी, जो थोड़ा सा हम कुछ प्लास्टिक होता है रीयूज कर लेते हैं हम। आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की, देखो ये गली में घूमते रहते हैं कि ये कबाड़ी वाले घूमते रहते हैं, तो कुछ चीजें हम उनको प्लास्टिक के दे देते हैं। जब ये कहीं जाके एक जगह स्टोर होती होंगी तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रीयूज हो जाती हैं, तो कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको हम रीयूज कर लेते हैं। लेकिन ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अगर आप इसको मिट्टी के अंदर दबा दोगे तो भी नुकसान है, इसको जला दोगे तो हमारे एनवायरमेंट को गंदा कर देगा। इसीलिए इसका उत्तर है ए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है ए। आपको याद रखना है वे जैव मतलब जीवित, अविघटनीय मतलब जिनका विघटन नहीं हो सकता, जो टूट नहीं सकते, जिनका दोबारा से ना तो यूज होगा, और बायोडिग्रेडेबल ना ही उनको आप दबा सकते, जलाओगे तो मिट्टी इसमें एनवायरमेंट में पोल्यूशन हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इट मीन्स इसका उत्तर ये होगा। अब मैंने आपको पहला क्वेश्चन हल करके बताया है, मैंने आपको साथ के साथ ये भी बताया है कि ये उत्तर क्यों नहीं होगा, उनको काटते चलना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता होगा ना तो आप इस तरीके से हल कर पाओगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलो बच्चों, आप देखो लिखा हुआ है बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, संतुलित आहार से आप क्या समझते हो। आपको पता है हमारी बैलेंस्ड डाइट के मामले में अगर मैं बात करूं, बैलेंस्ड डाइट का ये मतलब कतई नहीं होता कि आपने जो भी खाया पेट भर लिया और आपका पेट भर गया, आराम से सुबह खा लिया, शाम को खा लिया, रात को खा लिया, ये बैलेंस्ड डाइट हो। नहीं बच्चों, हम बहुत सारे डाइट्स ऐसे ले रहे होते हैं जिसमें ना कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ना विटामिन होते हैं, ना कैल्शियम होता है, या फिर प्रोटीन्स वगैरह नहीं होते। जो सारी चीजें सही मात्रा में अगर आप उस जो डाइट ले रहे हो, जो खाना खा रहे हो वो नहीं है, इट मीन्स वो संतुलित आहार नहीं है। तो संतुलित आहार क्या होता है, जितनी आपको दिन की प्रतिदिन जो हमारी कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी होनी चाहिए, विटामिन की होनी चाहिए, प्रोटीन की होनी चाहिए, अगर आप इन चीजों को बैलेंस तरीके से ले पाते हो तो वही संतुलित है। हर एक बच्चा जानता भी इस बात को। अब समझो इसके ऑप्शंस, देखो इनका, इसका अर्थ है कि विभिन्न भोजन समूह से पर्याप्त मात्रा में भोजन पेय पदार्थों का चयन करना, देखते हैं। इसका अर्थ है कि बता रहे हैं कि इसका अर्थ संतुलित आहार का, इसका अर्थ है कि कुछ चीजों को कम मात्रा में खाना, जैसे संतृप्त वसा, कोलेस्ट्रॉल, सामान्य शर्करा आदि। हाँ, ये बस बात सही होती है। देखो हम जो कहते हैं ना कि बैलेंस डाइट में कोलेस्ट्रॉल हमारा ना बढ़े, वो चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे बहुत ज्यादा फैट वाली चीजें, है ना। अच्छा, तीसरा देखो, इसका अर्थ है कि सभी आवश्यक पोषकों को वांछनीय स्तर का ग्रहण करना, देखते हैं। इसका अर्थ है कि संतुलन प्राप्त हेतु लंबे समय तक भूखे रहना। देखो बैलेंस डाइट का मतलब भूखे रहना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भूखे ही रह गए तो बैलेंस्ड कहां से हुई, आपके अंदर क्या है, हर चीज की कमी आने लग जाएगी। कोई मिनरल्स की मिलेगी, कोई B12 की मिलेगी, कोई कैल्शियम की मिलेगी, कोई विटामिन D3 की, कोई प्रोटीन की, इस तरीके से कमी आ जाएगी। आप भूखे नहीं रहना, आपको सही तरीके से खाना खाना है, बट वो बैलेंस्ड होता जाए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं वो सभी इक्वल आपकी बॉडी को मिलते रहे, वो होती है बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं, देखो बच्चों, हम समझते हैं, देखो पहला ऑप्शन फिर से पढ़ लो। इट मीन्स चूजिंग ए वाइड वेराइटी ऑफ फूड एंड ड्रिंक फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स, ये बिल्कुल सही बात है। इट मीन्स हमें चूज करना चाहिए ए वाइड वेराइटी ऑफ फूड, एक सही मात्रा में वैरायटी जो फूड होते हैं उनमें से हमें सेलेक्टेड की जो हमारी हेल्थ के लिए सही हो। और ड्रिंक्स फ्रॉम फूड ग्रुप्स, ड्रिंक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मिल्क हो सकता है ना, दही हो सकता है, अगर आप उसको वो करते हो तो आपके पास लस्सी हो सकती है बच्चों। हेलो, हेलो, हाँ जी, कौन। अच्छा अच्छा, एक बार मैं क्लास ले रही हूँ, थोड़ी देर में कॉल करूँ। हाँ, ठीक, कर लूँगी मैं अपने आप।
इसका अर्थ है कि विभिन्न भोजन समूह से पर्याप्त मात्रा में भोजन पेय पदार्थों का चयन करना है। बिल्कुल सही बात है, आपको लिक्विड भी लेना पड़ेगा। अगर आप लिक्विड नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कुछ चीजों को कम मात्रा में खाना, बिल्कुल अभी बताया था मैंने, फैट वाली चीजें कम खानी है। फैट वाली चीजें खाओगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, सामान्य शर्करा, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका अर्थ है कि सभी आवश्यक पोषकों को वांछनीय स्तर तक ग्रहण करना, यही बात तो अभी मैं बता रही थी। इट मीन्स टेक टू ऑल न्यूट्रिएंट्स, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं विच आर नीडेड एज पर द रिक्वायर्ड लेवल। आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायर्ड है वो सब तो आपको लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला और देख लेते हैं। इट मीन्स लॉन्ग टाइम डाइटिंग टू अटेन ए बैलेंस। देखो आप लॉन्ग टाइम तक डाइट कर लिया आपने, डाइटिंग पे बहुत आप लोगों ने सुना होगा ना कि मैं डाइटिंग पे हूँ, डाइटिंग पे हूँ। वो डाइटिंग पे होते हैं वो पतले भी हो जाते हैं, देखा भी होगा। लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। तो आपको एक सिस्टम से एक बैलेंस लेना है। आपको भूखा रहना कोई नहीं कहता, अगर आप सही बैलेंस डाइट लेते हो तो फैट तो वैसे भी नहीं आता, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता कि संतुलन प्राप्त करने से हेतु लंबे समय तक भूखा रहना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो फिर क्या सोल्यूशन है इसका, मतलब फर्स्ट बी, ए बी सी दोनों तीनों सही हैं। आपको मैं जो क्वेश्चन प्रेशर देके थोड़ा जोर लगा के समझा रही हूँ ना, थोड़ा सा ध्यान से इनको समझते रहना, इसी तरीके की आपकी ईवीएस आएगी। जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन, देखो है तो प्रीवियस ईयर पेपर में ही आए हुए सारे क्वेश्चन उठा रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है यही बातें आपको पेपर में मिलेंगी। अगर थोड़ा सा स्टेटमेंट को घुमा दिया तो आपको मैं जितना बता रही हूँ तरीके भी साथ के साथ बता रही हूँ कि आपको पेपर में हल कैसे करना है प्रश्न को, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। इसका उत्तर है बी, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रही हूं बच्चों, ये टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और ये पीडीएफ आप वहां से ले लेना। ये एचटेट में पीआरटी लेवल पे ईवीएस आएगी, वहां पे बहुत ज्यादा काम आएगी, और सीईटी का जो जनरल जीके आएगी 15 नंबर की, वहां पे भी काम आएगी, ठीक है। तो हर बच्चे को ये क्लास लेनी है। जो तरीके बताती चलो उनके भी सुनते रहना। देखो बच्चों, निम्नलिखित में से सही समूह का चुनाव कीजिए जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। नोट ए फॉसिल फ्यूल। क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल हमारे? हैं? कोयला है, पेट्रोलियम है, लकड़ी है, ये सब क्या है? ये फॉसिल फ्यूल है। जीवाश्म ईंधन बोलते हैं जिन्हें हम। इसका मतलब जीवाश्म होता क्या है? जीवों के अवशेषों से बना हुआ ईंधन। वो जीवों के अवशेषों से कैसे बन सकता है? जैसे आपके पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, बारिश आई, तूफान आया, सारे पेड़ पौधे गल गए, सड़ गए। अब वो बारिश आ रही है, उसके अंदर क्या है? मिट्टी के ऊपर गिरते गए, फिर ऊपर से फिर आंधी तूफान आए तो मिट्टी आ गई, फिर जम गया, फिर और आंधी तूफान आए, फिर जम गया। इस तरीके से वो जमीन के अंदर धंसते चलते हैं, ऊपर मिट्टी की लेयर बनती चलती है। और वो जो लेयर बनती चलती है बच्चों, वो कुछ हजारों सालों के बाद हम उसको वहां से वापस से यूज करके क्या बना लेते हैं? हम बना लेते हैं फॉसिल फ्यूल, लाइक कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है ना। तभी तो कहते हैं हमारे क्या है, कोयले और पेट्रोलियम की कमी होती जा रही है। तो फिर हम साइड बाय साइड हम क्या कर रहे हैं? सन एनर्जी से बहुत सारी इलेक्ट्रिक ये व्हीकल्स वगैरह नहीं चला रहे। वो कारण ही यही है क्योंकि ये हजारों सालों वर्ष लग जाते हैं इसको वापस उसी प्रोसेस में बनाने के लिए, इसीलिए कहा जाता है। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया है ना, कोयला है, पेट्रोलियम है, लकड़ी है, ये सारी बातें फॉसिल फ्यूल है। इन सब को छोड़ के जिस प्रोसेस में जल्दी काम हो जाए ना, जो जल्दी चीजें बन जाए ना, वो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत नहीं आती। अब आप समझना, विंड है, हवा है, हर रोज आती है, वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवों के अवशेषों से बना हुआ ईंधन नहीं है। लहरें हैं, लहरें किसी जीव के अवशेष से बना हुआ ईंधन नहीं है। और सूर्य, डेली हम सन से जो लाइट ले रहे हैं वो फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत नहीं आती। और क्वेश्चन में भी पूछा था जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो बच्चों ये ही सब नहीं है, ठीक है। इसका आंसर है ए। अब अगला देख लो, कोई बात नहीं, विंड और टाइड नहीं है, बट बच्चों कोयला तो है ना, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। अभी बताया था मैंने, फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत आता है, कोयला आता है, पेट्रोलियम, सब चीजें फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। पेट्रोलियम है, वुड है, सन है। वुड सन नहीं आते बच्चों, लेकिन पेट्रोलियम आती है, यहाँ पे सीएनजी आती है। तो इसका मतलब आपको यहाँ से ये भी याद रखनी है क्या होता है फॉसिल फ्यूल। आपको फॉसिल फ्यूल किन चीज, कैसे बनने के बाद क्या क्या चीज फॉसिल फ्यूल के रूप में मिलती है? सीएनजी है, पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सारी चीजें, और ये नहीं है। तो इस तरीके से आपके पेपर में यहाँ तो नहीं पूछा, ये भी तो पूछा जा सकता है ना, क्या फॉसिल फ्यूल होता है, कैसे बनती है, कितना प्रोसेस है, और क्या क्या चीजें इनमें से फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखोगे। इसका उत्तर है बच्चों ए, नहीं है पूछा था।
अगला क्वेश्चन देखो, उच्चतम रेडिएशन विद मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर। देखो रेडिएशन विद मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर हम बहुत छोटे थे तब भी हम साइंस में छठी क्लास में ही हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, अल्फा बीटा गामा। हम जब इन रेडिएशंस को पढ़ते हैं, जैसे हमारे सन से भी रेडिएशन आ रही होती है, आपको पता है ना सन से भी रेडिएशन आती है, और आप देख पाते हो कि कई बार हम कहते हैं कि जो सन से रेडिएशन आ रही है, जैसे बहुत गर्मी है, जैसे धूप आ रही है आपके पास, तो हम कहते हैं कि आपको सनस्क्रीन यूज करना चाहिए जिससे टैनिंग ना हो आपकी बॉडी पे। तो जो हम सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं वो हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, ताकि सन से, इसका मतलब उस पे आप देखोगे ना उस पे साफ साफ लिखा हुआ है यूवी रेज से, इसका मतलब हमारे सन से बहुत ज्यादा यूवी रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज, जिसकी कि बहुत हाई रेंज होती है। अगर वो ज्यादा रही तो कुछ टाइम के बाद आपके स्किन पे स्किन कैंसर भी हो सकता है, इसीलिए बोला जाता है कि सन टैनिंग के लिए आपको सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। इट मीन्स क्या समझ आ रहा है, इट मीन्स मैं आपको सनस्क्रीन नहीं बता रही, इट मीन्स मैं आपको ये बता रही हूँ कि सन से यूवी रेडिएशन आती हैं, ठीक है, लेकिन जो यूवी रेडिएशन है बिल्कुल इनका नुकसान है, लेकिन इससे भी ज्यादा हाई पेनिट्रेशन पावर होती है ना, वो होती है गामा रेज की। किन की होती है? गामा रेज की। कहां है गामा? अच्छा ये रहा, गामा ऐसे लिखा जाता है, गामा रेज। हमेशा याद रखना, जब भी कभी पेनिट्रेशन की पावर, भेदन क्षमता, किसी भी चीज को काटने की क्षमता, जैसे भारी भारी पत्थर हैं, अच्छा हीरे हैं, इनको तराशने के लिए, क्योंकि आप देखो कोई भी आपको हीरा मिल गया ऐसा तो है नहीं कि वो कोई वो है, क्या था ये, अंग्रेज थी यार, वो क्या थी, चलो जो भी था, कोहिनूर का हीरा जो हमें तेलंगाना की खदानों से मिला था, वो अंग्रेज जो ये क्या थी, रानी विक्टोरिया के उसमें लगा था ना ताज में। अब ये तो है नहीं कि वो ऐसे कैसा डिजाइन, इसका मतलब उसके अंदर से कुछ रेज निकाल के पेनिट्रेशन पावर के द्वारा उसको क्या बनाया गया, उसको शेप दी गई होगी, और वही बात है। और वो किससे दी गई थी? वो इसी के द्वारा। जैसे ताजमहल में आप देखते हो, आप पत्थर के बारे में वहां से पढ़ते हो कि जो कि राजस्थान के इसे लिया गया था खदानों से, ठीक है। तो वो क्या था, वो पत्थर को आप शेप दे रहे हो, तराश रहे हो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ किरणों की यूज पड़ती है ना, तो वो यही है गामा रेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको विशेष बात ये याद रखनी है कि इनमें पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। आपसे कभी भी पेनिट्रेशन पावर का पूछ लिया जाए तो आप बिना सोचे समझे क्या कर देना, ये कर देना, ठीक है। गामा रेज, यूवी रेज हमें सन से मिलती है, और एक्स रेज से आपको पता ही है, हम कहते नहीं है एक्सरे करवाना है, क्यों कहते हैं कि एक्सरे ज्यादा नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को ये नुकसान दे देती है। एक्सरे इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं है जितना ये है, ज्यादा नुकसान सबसे ज्यादा इनका है, गामा रेज का, इनका भी है कुछ हद तक, ठीक है। चलो बच्चों बढ़े आगे, इसका उत्तर है बी। आगे आओ बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अभी बच्चों सबसे पहले तो आप इकोसिस्टम के बारे में जानो। देखो इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र, एक ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जहां पे पेड़ पौधे भी रह रहे हैं, इंसान भी रह रहे हैं, जीव जंतु, सारी चीजें कुल मिला के मेल जोल से सारी चीजें जहां पे हैं, आपको सारी चीजें जहां जहां दिख रही है वहां वो बन गया इकोसिस्टम, ठीक है। अब पूछा गया है कि इकोसिस्टम, जब आप अपनी प्रकृति में सारी चीजें देख रहे हो वो तो होगी नेचुरल, और लेकिन आपने कुछ बनाई है, आपके एनवायरनमेंट में किसी चीज को आपने आर्टिफिशियल नेचुरल तरीके से ना करके कृत्रिम तरीके से उनको बनाया गया है, वो हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या, उम्मीद करती हूँ अब समझ आ गया, इकोसिस्टम पता लग गया। अब आर्टिफिशियल नेचुरल के बारे में देखो, जंगल है, जंगल आपने नहीं बनाए, जंगल में आप देखते होगे पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं, पशु पक्षी सारी चीजें हैं, और हम भी कभी कभी घूमने चल जाए तो हम भी उनमें शामिल हो जाते, इसका मतलब ये नेचुरल इकोसिस्टम है। लेक है, झील है, कुछ झीलें मैन मेड हो सकती हैं, लेकिन लगभग झीलें क्या है, ये है प्राकृतिक हैं। तो वो जो प्राकृतिक झील है वो आपके द्वारा नहीं बनाई गई, बहुत ज्यादा बारिश का पानी आता रहा और कहीं पानी आके गड्ढा बन गया और वहीं पानी आके स्टोर बन गया और हमें बहुत अच्छे तरीके से बन गई, तो हमने उसका नाम झील दे दिया। इसका मतलब वो क्या है बच्चों, वो भी प्राकृतिक है, ठीक है। लेकिन एक्वेरियम को बनाया था क्या प्रकृति ने? नहीं बनाया ना, हम इंसानों के द्वारा एक्वेरियम देखते होगे, आप कहीं पे भी जाते हो, कहीं स्कूल के एंट्री पे भी देखते हो, जो अच्छे स्कूल है उनके वहां पे आप देख लोगे, किसी कंपनी में अच्छी में जाते हो स्टैंडर्ड की, तो वहां पे भी आपको एक्वेरियम आजकल आम घरों में भी हर जगह एक्वेरियम देखने को मिल जाता है। तो प्रकृति के द्वारा नहीं, वो मैन मेड है। यही पूछा गया कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। अब आपको यहाँ से ये उत्तर सी है बच्चों। अब आपको यहाँ से तालाब आपने नहीं बनाए, अब आप यहाँ से ये बात
बात भी समझ पा रहे होगे ना कि इकोसिस्टम क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो गलत मत करना। आज मैं इतना थोड़ा सा जोर दे के बात को इसलिए बता रही हूं, आपके ईवीएस आती है एचटेट में, पीआरटी में 30 नंबर की ईवीएस आती है, आपसे इसी तरीके के कुछ चुनिंदा ही टॉपिक है घुमा घुमा के पूछते हैं। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल पूछ लिया, हो सकता है अगली बार नेचुरल पूछ ले, हो सकता है अगली बार इकोसिस्टम पूछ ले। तो इस तरीके से सारी बातें बता रही हूं, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से सुनते रहना। वैसे भी मैं बहुत बार पढ़ाती हूँ ना, बहुत बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि मैम जब आप पढ़ाते हो ना ऐसे लगता है जैसे कि स्कूल में टीच कर रहे हो, छोटे बच्चों को समझा रहे हो। देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आप छोटे बच्चों की तरह भी मान के, बात सुन के, समझ के सिलेक्शन ले लेते हो ना, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो, ठीक है। मैं अगर आपको छोटे बच्चे मान के समझा रही, इतनी बड़ी तो मैं भी नहीं हूँ, ठीक है, कि आप इतना समझने लग जाओगे। तो बच्चों जिस तरीके से भी आपको समझ आई, कुल मिला के आपको डांट के पढ़ाया जा रहा है, फटकार के पढ़ाया जाता है, प्यार से समझाया जाता है, जैसे आपको लगे वैसा ही आपको समझ के कुल मिला के याद कर लेनी है, चीजों को समझना है, सिलेक्शन लेना है। बस यही हमारा, आपका और हमारा मकसद है, ठीक है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। देखो, वेहन एयर इज ब्लोन, हिंदी में पढ़ देती हूँ, जिनको इंग्लिश में समझ आता हो इंग्लिश में समझ लेना। मुंह से हवा को चूने के पानी युक्त एक परखनली में प्रवाहित किया जाता है। मुंह से हवा को, इसका मतलब आपके मुंह से हवा को चूने के पानी युक्त एक परखनली में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यह दूधियापन किस गैस की उपस्थिति का सूचक है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। वो दूधिया हो जाता है ना, ये याद रखना। मुंह से हवा को चूने के पानी पर प्रवाहित किया जाता है। कुल मिला के घुमा फिरा के यही पूछा गया ना, जब आप अपने मुंह से निकालो तो कौन सी गैस आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। 6th का आंसर है बच्चों डी। अगला बढ़ो। अगला देखो, निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? अभी बताया था ना मैंने, मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा क्वेश्चन पे जो प्रेशर देके बता रही हूँ, जो एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, वही दूसरी साइड उसी क्वेश्चन को दोबारा तरीके से घुमा दिया जाएगा। आखिरकार टॉपिक तो वही रहने ना। अब इसको आप खुद हल करो और मेरे को बताओ। अभी मैंने फॉसिल फ्यूल पे 2-4 मिनट बात की आपसे, वही है बच्चों, आप समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? आपको पता है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, कोयला है, पेट्रोलियम है, सभी के सभी क्या है? फॉसिल फ्यूल है। लिक्विड हाइड्रोजन, पॉलीइथिलीन, बताओ, या फिर एलपीजी। आपको यहां से ये तो पता लग गया, एलपीजी और सीएनजी तो क्या है? फॉसिल फ्यूल है। लग गया ना पता? अभी बताया था मैंने फॉसिल फ्यूल के बारे में, सारे बारे में। आपको यहां से कंफर्म्ड है कि ये भी और ये भी फॉसिल फ्यूल है बच्चों, ठीक है। तो कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? लिक्विड हाइड्रोजन, तरल हाइड्रोजन बच्चों फॉसिल फ्यूल नहीं है। क्या है? लिक्विड हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल नहीं है, ध्यान रखना। और इसमें ना ऑप्शन थोड़ा सा सही से टाइप नहीं कर रखा। पीईटी, ये पॉली इथाइलिन टर्थलेट भी है ना बच्चों, ये भी फॉसिल फ्यूल नहीं है। इसके उत्तर दोनों है बच्चों, ध्यान रखना, इसके उत्तर दोनों है। सीएनजी, एलपीजी, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब कुछ फॉसिल फ्यूल है, लेकिन ये दोनों के दोनों फॉसिल फ्यूल नहीं है, ये आर्टिफिशियल हैं, ठीक है, ये बनाए गए हैं। तो ध्यान रखना। तो ये दोनों के दोनों, आप देखो अब दोनों हैं तो आप कौन सा टिक करोगे? जो पहले आता है तो आप बी को टिक कर देना, और बी और सी लिखा हुआ तो जैसी बात ही नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो आ गया। देखो अगला पढ़ो। जब एक प्रिज्म से में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, सबसे कम झुकाव मुड़ने वाला रंग है। हम एक ही लाइट को जब ऐसे करते हैं, हम छोटे थे तब प्रिज्म देखते थे ना, हम लेंस भी देखते थे, और उसमें से आग जला के भी कुछ चीजें बाहर रख देते थे, तो पेज जला देते थे, तो वो लेंस था ना, मामला था ना। तो इस तरीके से पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी सबसे ज्यादा करती है? विबग्योर सुना है ना, तो वही विबग्योर से लिया गया है ये। वोयलेट, इंडिगो, ऑरेंज, जो विबग्योर का फॉर्मूला होता है इंद्रधनुष में, जो रंगों वाला मामला है, वो यही पूछा गया बच्चों। तो पूछा गया है सबसे कम झुकाव किसका होता है? सबसे कम झुकाव लाल का होता है, और सबसे ज्यादा झुकाव बैंगनी का होता है। जैसे VIBG, अरे सही बना देती हूँ, याद ही कर लो, क्योंकि आगे और भी पूछा जा सकता है पेपर में। देखो बच्चों, क्लास समझ तो आ रही है ना? कहीं मैं बोलती रहूं क्लास आपको समझ ही ना आए।
VIBGYOR, ठीक है। अब पूछा गया सबसे ज्यादा झुकाव पूछ ले तो इसमें है वॉयलेट का, और सबसे कम झुकाव है बच्चों वो है रेड का। इस तरीके से अब भी मैं बना पा रही हूँ तो आप समझ भी पा रहे होगे सबसे कम झुकाव किसका है, वॉयलेट का ना, सबसे ज्यादा झुकाव है वॉयलेट का और सबसे कम झुकाव है बच्चों रेड का, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका मतलब सबसे कम झुकाव किसका हुआ, लाल का। आप देख भी तो पा रहे होगे ना, ये यहाँ से सीधी मुड़ गई, ये सीधी जा रही है, तो लाल पे कम झुकाव है, वॉयलेट पे ज्यादा है, सॉरी वॉयलेट पे ज्यादा लाल पे कम, हाँ यही बोली हूँ। तो लाल पे सबसे कम झुकाव है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। एक श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से एक प्रिज्म है, यहां से आपने लाइट गुजार दी और ऐसे तरीके से जाती है। अब आपसे कोई सीक्वेंस पूछ ले ऐसे याद रखने, VIBGYOR, ठीक है। मैं तो इंग्लिश में याद किया था, बैनी हा पिंकाला, कुछ इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, वो मुझे याद नहीं है बच्चों ना, मैंने याद किया। तो इसी तरीके से आप याद कर लेना, VIGYOR BGYOR, आप भी याद करो कि आसान सा है, इसमें कौन सा लंदन वाली अंग्रेजी लिखी हुई है, हमारी ही लोकल भाषा में लिख रखा है और हम छोटे थे तब पढ़ते भी थे। VIBGYOR, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू, ये हो गया इंडिगो, ये हो गया वॉयलेट, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर लेना। आगे बढ़ो, देखो अगला पढ़ो। कांटेदार पत्तियां किस प्रकार के पौधों का अभिलाक्षणिक गुण है? स्पिनी लीव्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ प्लांट्स? कांटेदार पत्तियां किस प्रकार के पौधों का भी लाक्षणिक गुण है? मतलब कुल मिला के क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों, जो कांटेदार पत्तियां होती हैं वो आपको कहाँ मिलती हैं? आप देखना, आप देखोगे ना, राजस्थान की साइड जाते हो, वहां पानी की कमी है, और पानी की कमी होने की वजह से ना कुछ जहां पे मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको पानी की जरूरत, मतलब वहां इस तरीके से वो चीजों को एक्वायर कर लेते हैं। आपने सुना होगा ना, आप जैसे एनवायरनमेंट में रहते हो वैसे ही आप चीजों को एक्वायर करते चलते हो। तो वही मामला है हमारे राजस्थान में। जैसे आपको पता है बारिश कम होती है और कई इलाके ऐसे हैं जिनमें पानी की बहुत किल्लत है, बहुत कमी है, तो वहां पे वो पौधे उस टाइप के उगते हैं। तो आप उनको देख पाते हो कि उन पौधों पे थोड़े कांटेदार पत्तियां होती हैं, और वो कांटेदार पत्तियों के लिए ही पूछा गया है। कांटेदार पत्तियां किस प्रकार के, तो ये लगभग आप हमेशा याद रखने, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये राजस्थान के जहां जिस इलाके में पानी कम होता है उधर होती हैं, और इनको हम बोलते हैं जीरोफाइटिक। क्या है? जीरोफाइटिक मरुस्थल। ये तो मरुस्थल में होते हैं कांटेदार पत्तियों वाले पौधे, ठीक है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। याद रखना कांटेदार पत्तियों वाले, और ये कारण क्या है? पानी की कमी से, क्योंकि वो इस तरीके का ही एनवायरनमेंट एक्वायर कर लेते हैं कि उनको पानी कभी कभी जरूरत होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको पानी की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। उन्हीं में से ये हैं, जीरोफाइटिक बोलते हैं। जीरोफाइटिक के मरुस्थलीय होते हैं पौधे, ये बात याद रखना बच्चों। अगला बढ़ो। Which of the following continent lies in the southern hemisphere? कौन सा साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? यूरोप यहीं कहीं आएगा, आएगा ना? एशिया कॉन्टिनेंट भी यहीं कहीं आ जाएगा, और अफ्रीका भी इधर कहीं आ जाएगा। और सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे है ऑस्ट्रेलिया। क्या है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको याद रखना। महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में हमारा सबसे नीचे की साइड ऑस्ट्रेलिया ही है। आप पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का मैप देखते हो ना, आप देखते होगे नीचे की साइड छोटा सा लटका, वो ऑस्ट्रेलिया ही है, वो महाद्वीप। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो भाई, ये बेहद ही साइंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे आज की क्लास है ना, खाली ईवीएस की मत मानो। ये आपकी मैं भी बता रही थी ना, जो सीईटी में जनरल जी के आती है वो यहीं से आती है। आप पेपर उठा के देखना, आप देख पाओगे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ब्लड के बारे में किसने बताया, चेचक के बारे में किसने बताया, पेनिसिलिन के बारे में किसने बताया। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये साइंस में भी आते हैं, जिसे हम जनरल साइंस बोलते हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ईवीएस में तो है ही इंपॉर्टेंट। यही तो मैं बता रही थी, साइंस का छोटा रूप ही आपकी ईवीएस होती है। जब हम अब अपने बच्चों को देख लो, मतलब आस पड़ोस में बच्चे किसी के नहीं है, हर किसी के बच्चे भी नहीं है, भी अनमेरिड भी है बहुत सारे। आप उन अपने भाई के बच्चे देख लो, या फिर छोटे भाई बहन देख लो, किसी को भी देख लो, आप देख पाते हो कि जब 5th स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड तक होता है बच्चा, उस टाइम उसकी ईवीएस होती है, और वही ईवीएस क्या है जब आप 6 स्टैंडर्ड पे चले जाते हो तो वो साइंस बन जाती है। इट मीन्स साइंस का छोटा रूप ही क्या होता है, ईवीएस होता है, जिसको एलोबरेट करके नहीं बताया गया, सिर्फ चीजों को बच्चों को समझाया गया कि आपकी जो प्रकृति है, आपकी जो जियोग्राफी है, आपकी जो ये आसपास का एनवायरमेंट है किस तरीके से बना हुआ है, ये जो मेन चीजें हैं किसने कैसे बताई हैं, वही चीजों तो ईवीएस है, एनवायरमेंटल स्टडी जिसे हम बोल रहे हैं। चलो चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, नाम दिए गए खोज किसने की है, ये आप सभी बच्चों को याद रखना है। देखो मुझे नहीं पता इसमें क्या ABCD का, इसको छोड़ो, मैं आपको सारे याद वैसे करा दूंगी। देखो लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन की थी, किसकी की थी बच्चों, लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन की थी, ठीक है। अच्छा अब आएगा पेंसिलिन, पेंसिलिन की फ्लेमिंग ने की थी, ऐसे याद रखना, पेंसिलिन में से ऐसे याद किया था, P मतलब पेंसिलिन, F फॉर फ्लेमिंग, तो PF से पेंसिलिन फ्लेमिंग याद हो जाएगा। अब इसका मतलब अलेक्जेंडर यहाँ पे है, फ्लेमिंग यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा लुईस पास्चर आपको मैंने बता दिया, फर्मेंटेशन के लिए लुईस पास्चर ने किया था, ठीक है। अच्छा स्मॉल पॉक्स के लिए रॉबर्ट कोच है बच्चों, स्मॉल पॉक्स के लिए क्या है, रॉबर्ट कोच है। अब क्या बच गया, एडवर्ड जेनर ने एंथ्रेक्स बैक्टीरियम की थी। अब चारों के चारों मैं सीक्वेंस में याद करा देती हूँ, यहां से उत्तर आप खुद मिला लेना। आपको याद रखना है बच्चों, पेंसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी, किसने की थी, फ्लेमिंग ने की थी, हो गया एक बात याद। अगला देखो, स्मॉल पॉक्स के लिए रॉबर्ट कोच ने, चेचक के टिक के लिए किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। अच्छा फिर आप देखोगे लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन के लिए किसने काम किया था, लुईस पास्चर ने काम किया था। अब बच गया हमारा एडवर्ड जेनर, इसने किया था एंथ्रेक्स जीवाणु के लिए, जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियम, हो जाएगा याद। फिर से याद करो, एडवर्ड जेनर ने किया था बैक्टीरिया वाली एंथ्रेक्स जीवाणु के लिए, लुईस पास्चर के लिए फर्मेंटेशन किण्वन के लिए लुईस पास्चर ने काम किया था, पेंसिलिन के लिए फ्लेमिंग ने काम किया था, और चेचक के लिए हमारे रॉबर्ट कोच ने काम किया था। ये हैं 4 के 4 आपको याद करने हैं, यहाँ पे कॉलम में दे दिए हैं, कई बार इसको अलग अलग क्वेश्चन बना के भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है पूछ ले जाए पेंसिलिन की खोज किसने की, फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कोच ने चेचक के टिक के लिए काम किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताई दिया मैंने आपको, एडवर्ड जेनर ने एंथ्रेक्स के लिए, और किण्वन के लिए लुईस पास्चर ने, ठीक है। किण्वन में जो हम केक बनाते हैं वो इसी प्रोसेस से तो बनता है, छोले भटूरे बनाते हैं वो फर्मेंटेशन का ही तो सारा मामला है, तो उसी तरीके से ये बनता है, ठीक है बच्चों। बढ़िया, अब आगे, अब भाई इसमें से आंसर आप मिला लेना, आगे आओ। निम्न में से कौन से जीवधारियों का समूह एक विशिष्ट खाद्य श्रृंखला का घटक नहीं है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, ये नहीं पे विशेष ध्यान रखना, नहीं वाले जो क्वेश्चन गलत होते हैं ना ये बड़े तंग करते हैं, ये नहीं वाले क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रखना हर एक बच्चे को। बहुत बच्चे आते हुए क्वेश्चन गलत करके आते हैं ना, वो ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को ना पढ़ने की वजह से ही गलत करके आते हैं, ठीक है। चलो बताओ बच्चों, अब बताओ कौन सा नहीं है। कौन से जीवधारियों के समूह का एक विशिष्ट खाद्य श्रृंखला का घटक नहीं है। देखो जीवधारियों की पूछी गई है, घास है, खरगोश है, भेड़िया है, शेर है, ये सभी जीवधारी हैं। एक श्रृंखला होती है इनकी, कि क्या श्रृंखला होती है कि घास खरगोश ने खा ली, खरगोश को भेड़िए ने, भेड़िए को शेर ने, इस तरीके से आप छोटे थे तब सुनते नहीं थे, ये उसी श्रृंखला की जिक्र हो रही है, ठीक है। प्लैंकटन, मानव, मछली, टीडा, मानव आ गया, अब मानव, मछली, टीडा ये सब क्या विशिष्ट खाद्य श्रृंखला का घटक नहीं है, तो इसका मतलब यही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे पढ़ते हैं, फिर भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, यही उत्तर होगा बच्चों। ग्रास है, घास है, मृग है, बाघ है, गिद्ध है, ये एक खाद्य श्रृंखला का हिस्सा होता है जीवधारियों की, ये भी होती है, मेंढक होता है, सांप होता है, घास है, टिड्डा है, छोटे थे जब सुनते भी तो थे ना, ये वही है, तो वही है प्लैंकटन, मैन, फिश, ग्रास हुपर, ये नहीं है इसका खाद्य श्रृंखला का हिस्सा, ये सभी तीनों हैं बच्चों। तो 12th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी। बढ़िया आगे, चलो बच्चों, जल जनित रोग निम्नलिखित में से कौन सा है, वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी है, बताओ आप। आपने सुना है ना हेपेटाइटिस के बारे में, हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित दिक्कत, हेपेटिक, तो क्या बोलते हैं जब ये संबंध होता है, किसी को पीलिया हो जाता है तो आपने सुना होगा कि इसको बार बार बॉइल्ड पानी दो, सुना है ना, वो लीवर का काला पीलिया, ये पीलिया तो सारे किसकी वजह से है, जल जनित, जल से होने वाला रोग है बच्चों हेपेटाइटिस। क्या है, हेपेटाइटिस,
ठीक है, याद रखना। डीपीटी के टीके भी लगते हैं ना, डिप्थीरिया के, पर्टोसिस के, टिटनेस के, ये छोटे होते हैं तब, लेकिन ये जल से होने वाला रोग नहीं है, किसी के इंजेक्शन नहीं लगे उसको तो वैसे ही हो जाएगा। चलो बच्चों, अगला देखो, निम्नलिखित 3 तथ्यों के आधार पर ग्रह को पहचानिए। चलो देखते हैं, निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग 3 फैक्ट्स आइडेंटिटी द प्लेन, देख लेते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, देखते हैं। इसके चारों ओर बर्फ का, अच्छा इसका मतलब ये है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ये 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ग्रह है जिसके अंतर्गत ये सारी की सारी विशेषता आती हैं, कौन से ग्रह इसमें से जिसमें ये सभी विशेषताएं हैं। एम वेम जेसन, ऐसे याद रखना बच्चों, एम वेम जे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, एम वेम जेसन, ऐसे याद रख लेना। अब देखते हैं चलो, इट हैज आइस रिंग अराउंड इट, इसके चारों ओर बर्फ का घेरा है। इट इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन टाइटन, इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अब बताओ कौन सा है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, यहीं से ही पता लग रहा है, सबसे बड़ा ग्रह बच्चों बृहस्पति है। इसके बाद हमारा दूसरा है शनि, कौन सा है, शनि। ठीक है, तो शनि की ही विशेषता, यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, इसके चारों ओर बर्फ का घेरा हुआ, ये थोड़ा सा टिल्ट है, झुका हुआ भी, इस बात को भी याद रखना। और ये इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो बच्चों इसका उत्तर है सैटर्न, सैटर्न मतलब शनि। और ये सीक्वेंसी भी आपको याद रखनी है, सबसे पहले ये सन आ गया, इसके पास में सबसे पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण और वरुण। ठीक है, तो ऐसे याद रखने हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखना। और इसका उत्तर है बच्चों बी, क्या है, बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बच्चों, मुख्य स्रोत सुमेलित कीजिए, किस चीज में क्या क्या चीज मिलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हमारी साइंस का, बायोलॉजी का भी सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसके अंतर्गत भी आता है, और ये ईवीएस में भी पूछा जाता है। ये साइंस का, वही तो कह रही हूँ, बेसिक ग्रुप ईवीएस है। आप ईवीएस में इतने लंबे चौड़े, जो एचटेट वालों के 30 नंबर की ईवीएस आएगी, वो इतनी मुश्किल नहीं आएगी। अगर आपको इन तरीके से हल करोगे तो आपको गड़बड़ नहीं लगेगी, आराम पूर्वक ध्यान से देख पा रहे होगे, तो अगर जो बातें बोल रही उनको हल भी कर पाओगे ना, तो आसपास की सारी चीजें आप हल कर लोगे। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन तो वैसे ही समझ गए तो वैसे ही हो जाएगा। देखो बच्चों, आपको सभी को पता है, हम कहते हैं दालों में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, हम आम बातों में भी सुनते रहते हैं, दालों में होता है। हम ये भी कहते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, खून बढ़ेगा, आयरन बढ़ेगा, हरी पत्तेदार सब्जियां, लग गया पता। हम ये भी कहते हैं दूध पियो, कैल्शियम। जनरली तो क्वेश्चन था कार्बोहाइड्रेट, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट है, चावल में, आलू में, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब ए का उत्तर है बच्चों बी, चौथा। अच्छा, बी का उत्तर है सी, बी का उत्तर है सी। प्रोटीन का उत्तर है डी, सेकंड। तो सी का ये वाला उत्तर है बच्चों, मिला लेना ये। ठीक है, अच्छा, आयरन का है हरी पत्तेदार, यही होगा बच्चों। कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है, गेहूं में मिलता है, चावल में मिलता है, आलू वगैरह में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कैल्शियम, दूध में कैल्शियम होती है, जितनी व्हाइट चीजें होती है हर किसी में कैल्शियम होता है। व्हाइट चीजें खाया करो, कैल्शियम की कमी सही रहेगी। बहुत बार आप देख पाते होगे हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती, कैल्शियम पूरा होता है, इसका मतलब हमारी बॉडी इन द सेंस हमारे ब्लड में पूरा कैल्शियम होता है, लेकिन हमारी बोन्स में कैल्शियम घट जाता है। इसका मतलब क्या, जो हमारे ब्लड में कैल्शियम था वो हमारी बॉडी, जिनको बोन को है ना जो जरूरत है, बोन आपको पता है कैल्शियम बनाती हैं, और वो कैल्शियम बना नहीं रही, और आपके जो ब्लड में था वो कैल्शियम यूज हो गया, तो जो बोन्स बना ही नहीं रही, तो इसका मतलब हड्डियों में भी कई बार कैल्शियम की कमी आ जाती है, जिसे हम विटामिन D3 बोलते हैं, जिनकी वजह से हम कहते नहीं है डॉक्टर्स कि B12 खाओ, D3 खाओ, वही यही कारण होता है, वो इनडायरेक्ट वे से हड्डियों का D3 हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन आपको पता है दालें वगैरह है, सोयाबीन, दालें है, सोयाबीन, इन सब में होता है, और आयरन हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है। तो इसका उत्तर है बच्चों ए, क्या है, ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारे हैं मंडल से, हमारे अर्थ है, अर्थ से थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं, लेयर बनी हुई है शोभ मंडल, उससे ऊपर जाते हैं लेयर बनी हुई है समताप मंडल, उससे ऊपर जाते हैं मध्य मंडल, उससे ऊपर जाते हैं आयन मंडल, यूं करके हमारी
रेज क्या है, ये लेयर्स बनी हुई है अर्थ से थोड़ा सा ऊपर जाने पे। तो ये लेयर्स के बारे में बात करी जा रही है, जिनके हम 5 हम पढ़ते भी हैं, वायुमंडल की जो परतें जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक बार मैं सीक्वेंस में बता देती हूं। सबसे पहले आती है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल बच्चों। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल, ये सीक्वेंस भी याद रखना। समताप मंडल के बाद सब क्षोभ मंडल, इसके मैं वो भी बता पाऊंगी कि कितनी कितनी रेंज में कौन कौन सी होती है। समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आता है बच्चों ये क्या है, मध्य मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। हाँ ठीक है, समताप मंडल और मध्य मंडल और फिर आता आयन मंडल। कई बार 5 भी बता देते हैं एक और खोल के, चलो कोई बात नहीं, इसको आयन मंडल बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा ऐसे सीक्वेंस रहता है। और ये पूछा गया है जो हमारी अर्थ है, अर्थ से ऊपर जैसे क्षोभ मंडल आ गया, समताप मंडल आ गया, मध्य मंडल आ गया, आयन मंडल आ गया। अर्थ से लेके क्षोभ मंडल की जो लेयर है ये कितने किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल से समताप मंडल कितने किलोमीटर तक है, समताप मंडल से मध्य मंडल कितने किलोमीटर तक है, और मध्य मंडल से आयन मंडल कितने किलोमीटर है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाते हैं, आपको याद रखना है क्या। अब मेरे को बताओ, सबसे नीचे मैंने आपको बता दिया क्षोभ मंडल है, इसका मतलब क्षोभ मंडल सबसे कम कहाँ डिस्टेंस है। ये सीक्वेंस याद रखोगे तो इस तरीके के, कई बार आपको याद भी ना हो तो भी आपको याद हो जाएगा। देखो आपको याद रखना है क्षोभ मंडल बच्चों कितना है, पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर। कई बार 0 से 16 किलोमीटर भी इसके बारे में लिख देते हैं। किसके बारे में, क्षोभ मंडल के बारे में। यहाँ पे 20 लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, 20 किलोमीटर लिख लो। इसका मतलब अर्थ से लेके हम ऊपर की साइड बढ़ते हैं, मतलब आसमान की साइड बढ़ते हैं, तो पृथ्वी से लेके जब हम ऊपर 20 किलोमीटर तक जाते हैं, वो जो दायरा है बच्चों वो क्षोभ मंडल का है। कौन सा है, क्षोभ मंडल का, जिसके अंतर्गत बिजलियां कड़कती हैं, बारिश आती है, ये हमारे ये क्या है, हवाई जहाज चलती हैं। ठीक है, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये क्षोभ मंडल के, जो हमारे सिर्फ इंडिया के अंतर्गत एरोप्लेन चल रही है वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत चलती हैं, लेकिन इंडिया टू अदर कंट्री जाती है वो बहुत सारी समताप मंडल में भी चलती हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो हो गया क्षोभ मंडल कितने से कितने किलोमीटर तक है बच्चों, 0 से 20 किलोमीटर। 0 से 16 किलोमीटर लिखा हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 0 से 16 किलोमीटर सही उत्तर होगा। ठीक है, अच्छा अगला देखो, अब आती है समताप मंडल की। समताप है मेरे प्यारे बच्चों 20 से 60 किलोमीटर। कितना है, 20 से 60 किलोमीटर। अच्छा फिर अब मैं बात करूं तो देखो 60 से मध्य मंडल की बात करूं तो 60 से 120 किलोमीटर याद रख लेना। ठीक है, और 120 से 600 किलोमीटर तक बच्चों हमारा हो जाता है आयन मंडल से। एक आगे होता है बाह्य मंडल। 120 से बच्चों 600 किलोमीटर तक ये होता है आयन मंडल। ठीक है, हमारी ओजोन लेयर वाली जो कहते हैं ना कि इसमें छेद की वो बात है, ये समताप स्ट्रेटोस्फेयर में यही ओजोन वाली बात। ठीक है, तो याद रखना क्षोभ मंडल लगभग जो हम प्रकृति में जो हमारी चीजें देखती हैं, जो घटनाएं देखते हैं, जैसे बारिश का आना, आंधी का आना, तूफान का आना, ये सारी चीजें ये हमारे क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही आ जाती हैं। इसका मतलब अर्थ से पृथ्वी से लेकर जब हम क्षोभ मंडल के बीच का एरिया है, इसी में ही बिजली की कड़कड़ाहट लगा लो या फिर गरजना लगा लो, बारिश है, आंधी है, तूफान है, जो हमारे डेली जो हम आम जिंदगी में देखते हैं कि कोई हेलीकॉप्टर चल रहा है, कोई हवाई जहाज, तो ये सब चीजें क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। और इसका दायरा है 0 से 20 किलोमीटर तक। समताप मंडल का दायरा है 20 से 60 किलोमीटर तक, सेकंड लेयर है, और 60 से 120 किलोमीटर तक मध्य मंडल के अंतर्गत आते हैं। ये सबसे ज्यादा ठंडी लेयर भी है। आयन मंडल में जो हम ये देखते हैं ना, क्या है ये, अरे जो आयंस वगैरह, ये क्या है, चलो ध्यान नहीं आ रहा, अब सही टर्म दिमाग में नहीं आ रही, फिर बता दूं कोई बात नहीं। आयन मंडल 120 से 600 किलोमीटर, बाह्य मंडल 600 से ऊपर जितनी है अंतरिक्ष में वो हो जाती है बच्चों बाह्य मंडल। ठीक है, ये 5 है मंडल आपको याद रखने, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, एक्सोस्फेयर जिसे हम बोलते हैं। रखोगे ये बात, ये आपको पांचों की पांचों, अब कुछ भी पूछ ले, हो सकता है आपके पेपर में अब की बार पूछ ले क्षोभ मंडल की डिस्टेंस बताओ, अर्थ से लेके पहला मंडल कौन सा है, हो सकता है दूसरा पूछ ले समताप मंडल, ओजोन से संबंधित कई बार पूछी जाती हो, किसके अंतर्गत, वो समताप मंडल के अंतर्गत, ये बात आपको याद रखनी है। तीसरा मंडल सबसे ठंडा भी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ ही बर्फ है, तो ये मध्य मंडल है। जो ये रेडिएशंस हैं, ये जो आयंस हैं, बिजली के बारे में जितने भी परमाणु जो लाइट्स वगैरह जलने से संबंधित, ये सारी चीजें आयन मंडल
मंडल से, क्योंकि आयन का ही सारा काम हो गया, तो ये क्या हो गया आयन मंडल, और इससे बाहर वाला हो गया बाह्य मंडल। लेकिन इन सब की आपको डिस्टेंस याद रखनी है, 0 से 20 किलोमीटर, 20 से 60 किलोमीटर, 60 से 120 किलोमीटर, और आयन मंडल की 120 से 600 किलोमीटर, और 600 से ऊपर वाली है बाह्य मंडल। ठीक है, पढ़े हम आगे उत्तर देख लेना। अब इसका ए का है 0 से 20 किलोमीटर, सी ये है बच्चों इसका उत्तर। बी का समताप मंडल का कहां दे रखा है, 20 से 60, ये है बच्चों इसका उत्तर। इसका उत्तर है बी। ठीक है, रखोगे याद। चलो बच्चों, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। मैं आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट चीजें पढ़ा रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी चीजें चल रही हैं। आप इन चीजों का भरपूर फायदा उठाओ। मेनली वो बच्चे जो फीस पे नहीं कर सकते, कम से कम वो तो हर एक बच्चा क्लास लेते रहना। ठीक है, अब है ही कोई बच्चा बहुत ज्यादा भाई पैसे वाला, तो उसको तो नौकरी की वैसे भी जरूरत नहीं है। ये नौकरी की जरूरत हम जैसे मध्य परिवार के मिडिल फैमिली के लोग होते हैं ना, उनकी जरूरत होती है। ठीक है, और उन्हीं के लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो हम पढ़ रहे हैं इनको आराम पूर्वक पढ़ते रहना। एचटेट में पीआरटी में 30 नंबर की आती है, वहां पे ये सब आता है। और वैसे देखा जाए तो ये जियोग्राफी में भी, जियोग्राफी का हिस्सा है ये मध्य मंडल आयन मंडल। जब हम 15 नंबर की जनरल जीके आएगी सीईटी में, तो वहां पे जियोग्राफी आती है इसी तरीके से। तभी तो कह रही थी जो 15 नंबर की जीके आएगी वहां पे ये बहुत काम आएगी बच्चों। तो सीईटी वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एचटेट वाले बच्चों के लिए भी। पीआरटी में जो 30 नंबर की ईवीएस आती है। हर एक बच्चे को क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और अच्छी क्लास लगती हो तो कमेंट भी कर देना। ठीक है, और समस्या आए तो जरूर कर देना, क्योंकि पूछ लेना। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। रोजगार विद पूनम ही अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पे डाल दी जाएगी, शायद कहीं लिखा हुआ भी है, ये रहा डाउनलोड पीडीएफ रोजगार विद पूनम टेलीग्राम चैनल। ठीक है, चलो बच्चों आगे आओ। अगला देखो, ये भी देखो। चलो बताओ, स्टैटिक जीके का भी कई बार हम बोल देते हैं। कॉलम 1 में दिए गए बायोस्फीयर रिजर्व को कॉलम 2 में तकनीकी उनकी भौगोलिक स्थिति के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको पता, देखो अब यहाँ पे आपको 4 चीजें अलग अलग याद हो जाएंगी, और चारों पांचों की पांचों इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सुंदरवन कहाँ पे है? सुंदरवन है हमारे पश्चिमी बंगाल पे। पता है ना आपको हमारे सुंदरवन कहाँ है? पश्चिमी बंगाल के हैं। ठीक है, चलो आगे बताओ। और देखो इसका उत्तर आप बताओ, ये बहुत ही आसान उत्तर होगा। बताओ बच्चों, आप बताओ। नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां तीनों जगह हैं, तमिलनाडु में भी है, कर्नाटका में और केरल में भी है। सुंदरवन हमारे केवल और केवल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के इस पे, और नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। याद रखना, नंदा देवी है उत्तराखंड में, उत्तर बाद में मिलाएंगे। नंदा देवी है उत्तराखंड में। सुंदरवन, बहुत बच्चों को इस तरीके के जब क्वेश्चन आए ना बच्चों, आपको 2 भी ऑप्शन मिलते हैं, 2 भी ऑप्शन आते होंगे ना, तो लगभग लगभग उत्तर ठीक हो जाता है। इस तरीके के लंबे क्वेश्चन देख के किसी भी बच्चे को प्रश्न नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आप इस तरीके से गलती करोगे क्वेश्चन छोड़ने की, तो नंबर जाएगा। आप इनमें से 4 ऑप्शन जब होते हैं, आपको उनमें से 2 भी आते हैं, 2 तो ऑटोमेटिक वैसे ही मिलान में सही हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए हर बच्चे को यही कहती हूं। अब आप यहां से देख लेना चाहे, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, बड़ा ही ध्यान पूर्वक इनको देखते चलना है। 2 आते होंगे तो 2 तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से एबीसी में साफ लिखा हुआ होगा। याद रखना, देखो नंदा देवी है बच्चों उत्तराखंड में, सुंदरवन है पश्चिमी बंगाल में। अच्छा, मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु तटीय के यहाँ पे, तमिलनाडु तट पे। लेकिन जो नीलगिरी की पहाड़ी है ना बच्चों, वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में थोड़ी थोड़ी हर जगह पे है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? देखो नीलगिरी रिजर्व कहाँ पे है? ये होगा, ये होगा बच्चों। क्यों होगा? क्योंकि सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में है, ये होगा। अगला भी ऐसे ही टाइप कर रखा है, वही सी और डी दोनों में सेम है, तो दोनों ही होंगे। टाइप गलत कर रखा है, कुल मिला के चाहे सी मान लेना डी मान लेना, वही उत्तर होगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलो बच्चों आगे आओ। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ग्रास, देखो अभी मैं बता रही थी ना, एक सीक्वेंस होता है, खाद्य श्रृंखला होती है। इसने इसको खा लिया, इसने इसको खा लिया, उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया। देखो ग्रास ने एंटेलोप टाइगर, क्या होगा यदि निम्न खाद्य श्रृंखला में से मृग अनुपस्थित हो तो खास एंटीलोप बाघ क्या होगा? देखो अगर कुल मिला के बात ये है, हर चीज देखो, आप एक बात समझो,
घास को हम काटेंगे नहीं या फिर पशु नहीं खाएंगे तो घास बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी पक्षी के द्वारा, मान लो कि खरगोश है, उसको या पशु के द्वारा, पक्षी तो क्या खाएगा, पशु के द्वारा खरगोश को नहीं खाया गया तो खरगोश बहुत ज्यादा हो जाएंगे और दूसरे पशु का पेट नहीं भरेगा। इसका मतलब ये मत कहना कि मैम ये कहना चाह रही कि हर एक पशु को खाना नहीं, ये एक बैलेंस सिस्टम चलता रहता है। अब आप देख पाते होंगे कि हिरन को शेर के द्वारा खा लिया जाता है तो हिरन भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, नहीं तो नहीं खाई जाएंगे। तो कुछ कुल मिला के ये बैलेंस चलता रहता है। शेर को किसी के द्वारा निष्ठ कर दिया जाता है, हिरन को किसी के द्वारा, खरगोश को किसी के द्वारा, घास को किसी के द्वारा। तो एक खाद्य श्रृंखला सिस्टम से चलती रहती है। कभी मैं पूरी स्टोरीज के बारे में बताऊंगी ये क्यों चलती है, क्योंकि मैंने ये पढ़ी हुई है डिटेल में। चलो अब तो इस प्रश्न पे बात कर लेते हैं। देखो, अनुपस्थित होगा तो क्या होगा, यदि क्या है, फिर से पढ़ते हैं, ग्रास, एंटेलोप, टाइगर। क्या होगा यदि निम्न खाद्य श्रृंखला में से मृग अनुपस्थित हो तो? अगर हिरण नहीं होगा तो क्या होगा? हिरण नहीं होगा तो अभी तो मैं बताई थी, घास को खाता है हिरण और हिरण को खाता है मृग। तो जब हिरण ही नहीं होगा तो घास ज्यादा हो जाएगी, समझ रहे हो ना? क्योंकि हिरन को खाती है, हिरन खाती है घास को, और बाघ क्या हो जाएंगे, बाघ खत्म हो जाएंगे। भाई उनका खाना क्या है, हिरन, हिरन है ही नहीं। तो हिरन खाती है घास को, तो हिरन नहीं है तो घास बढ़ जाएगी। लेकिन जब क्या है, ये टाइगर खाता है हिरन को, तो बच्चों हिरन नहीं है तो टाइगर मर जाएंगे। तो यही तो बात है। देख कितनी सही जनरल बात थी ये, वैसे समझने की दिमाग से। बाघ की समष्टि में कमी हो जाएगी, है ना। पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीज, क्योंकि उनका खाना हिरन थी, वो है नहीं। अच्छा, घास को खाते, घास कम करती थी हिरन, क्योंकि घास खाती थी, तो घास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल ही आम सा क्वेश्चन था। आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कई बार इस तरीके के है, तो खुद का दिमाग लगाना कि देखो जो चीज है नहीं, वो जो चीज खाती थी वो बढ़ जाएगी, और जिस पशु को और दूसरा खाता था वो घट जाएगा, है ना। तो इसका उत्तर होगा बच्चों डी। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ये डेट्स आती हैं भाई, सही कितने हैं, कौन से दिवस को क्या बनाया जाता है, कौन से दिवस को कौन बनाया जाता है। ये अगर आप वैसे ना, हम अब जब अब छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे मेरा बेटा सेकंड क्लास में है, तो सेकंड क्लास में भी अभी मैंने थोड़े दिन पहले उसको ये चीजें पढ़ाई थी। जब हम छोटे थे तो हमें कोई ध्यान से बताने वाला होता नहीं था कि ये डे ये अब मनाया जाता है, ये डे अब मनाया जाता है। अब मैं मेरे बेटे को गर्वित को अभी से मैं याद करा दी थी, क्योंकि उनकी बुक में इसलिए याद कराना पड़ा। तो देखो आजकल की पढ़ाई में और हमारी पढ़ाई में अंतर है कि हम आजकल एजुकेटेड पेरेंट्स हो गए तो वो बता पाते हैं, पहले वाले बेचारों के पास काम बहुत होता था, ध्यान नहीं दे पाते थे। तो आजकल अब हमें चीजें रटनी पड़ रही है। अब उन बच्चों के जो आगे आके जनरेशन होगी उनको थोड़े रटनी पड़ेंगी चीजें। बताओ आप। देखो बच्चों, 2 फरवरी को याद रखना ये बनाया जाता है वन की वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, ठीक है। अच्छा, फिर आपको याद रखना है 21 मार्च को क्या बना, सॉरी 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 बच्चों, रुको 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 रुको। आपको पता है 5 जून को हमारा क्या बनाया जाता है, बताओ। 2 फरवरी को होता है विश्व आर्द्र दिवस। आर्द्र दिवस जिसका 1971 में जो वो नहीं था, अरे क्या था वो, कहाँ हुआ था रे वो, इराक, रामसर साइट के बारे में, रामसर साइट, ठीक है। तो 2 फरवरी को ही था ना वो, तो इसी वजह से आर्द्र दिवस के बारे में तब मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपको याद रखना है 5 जून को क्या बनाया जाता है, ये बता दो अब। 5 जून को क्या बनाया जाता है, बहुत ही आसान सा और सरल सा बात। अब 5 जून आ रही है, ठीक है, तो 5 जून को क्या बनाते हैं, पर्यावरण दिवस नहीं मनाते 5 जून को, पर्यावरण दिवस हो गया। अच्छा, फिर आता है क्या, 2 दिसंबर को क्या बनाते हैं, 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी नहीं थी, 2 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था, मिक गैस रिलीज हो गई थी, देखो कितना नुकसान हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइट वाली, तो वो हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बच गया, 21 मार्च को, 21 मार्च को फॉरेस्ट्री वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे हो गया। अब यहां से आपको याद कैसे करना है, 5 जून को क्या बनाया जाता है, 5 जून को बनाया जाता है बच्चों वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ठीक है। अच्छा, अब आपको याद रखना है 2 दिसंबर को क्या बनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाते नहीं है, बस इस दिन विशेष चीज हुई थी, भोपाल गैस त्रस्ती हुई थी 2 दिसंबर 1984 को, ठीक है। अच्छा, फिर आपको याद रखना है क्या, बी का हो जाएगा
ए, क्योंकि 21 मार्च को फॉरेस्ट्री डे हो गया और बच्चों 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस, तो 2 का हो गया सेकंड। तो बच्चों इसका हो जाएगा ए का विश्व आर्द्र दिवस 21 मार्च को, बी का हो जाएगा बिल्कुल फॉरेस्ट्री हो जाएगा 5 जून का, डी सी का हो जाएगा 5 जून का हो जाएगा फोर्थ, 5 जून का हो जाएगा फोर्थ, और 2 दिसंबर को हो गया भोपाल गैस त्रासदी। हाँ, डी का हो गया तीसरा। ये सही है बच्चों, ये उत्तर हो जाएगा। ये मिलान तो खुद भी कर लेना, लेकिन मैं जो जो बता रही हूं ना कि ये डे इस तरीके से, ये डे इस तरीके से, ये जरूर याद रख लेना, ठीक है। चलो बच्चों आगे आओ, अगला बताओ। ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस, अम्लीय वर्षा, क्लोरीन युक्त, जीव विविधता में कमी, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब बताओ किससे किसका मिलान हो रहा है। भाई ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन परत का क्षय हो रहा है, तो हम पढ़ते हैं ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एमिशन ऑफ सीएफसी हो गया, तो यही तो बात है कि उत्सर्जन का इस वजह से, तो ए का हो जाएगा सी। हम बार बार पढ़ते रहते हैं एमिशन ऑफ सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अच्छा, ग्रीन हाउस का समाप्त होना, इसके बारे में बता दो क्या होगा। भाई नाइट्रोजन सल्फर डाई कारण है ही, 2 का हो जाएगा फोर्थ, आसान सा है ये तो। सी का हो जाएगा क्या, बी का होगा ये वनस्पति हरित ग्रह, वनस्पति हरित ग्रह, और डी का होगा क्या, डी कहाँ है, ग्रीन, ए बी सी, क्या ऑप्शन, ये उलझा रखा है क्वेश्चन को, क्या कर रखा है, जैव विविधता में कमी, इधर हिंदी लिखती, क्या कर दिया। हमें पहले का पता लग गया भाई, मेरे को ऑप्शन समझ ही नहीं आ रही है, गलत टाइप कर रखे हैं, क्वेश्चन गलत हो रखा है, लेकिन मैं इसको इसमें से बात समझा देती हूँ। ओजोन लेयर के बारे में एमिशन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा, ग्रीन हाउस के लिए क्या आ जाएगा, CO2 SO2 आ जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा, फिर देखना है आपको जैव विविधता में कमी किसके कारण, नाइट्रोजन सल्फर की वजह से हो जाएगा, और ये सी एसिड वर्षा क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन सल्फर। हाँ हाँ हाँ, रुको 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 रुको, सही सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक दे रखा है बच्चों। देखो ये जो एसिड है ना, ये कहाँ गया, सी डी ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वनस्पति प्राणी समूह आ जाएगा, डी का सेकंड हो जाएगा, ए का हो जाएगा थर्ड, सही है, बी का हो जाएगा ए, बी का हो जाएगा बच्चों ये बी का यहाँ मिलान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एसिड का हो जाएगा ये सही था बच्चों, मैं ही थोड़ा सा ध्यानपूर्वक नहीं समझ पाई ये, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों डी, क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। चलो आगे आओ, इस तरीके के क्वेश्चन आए, देखो टाइम कंज्यूमिंग है ये क्वेश्चन, अब देख लो, मैं ही पढ़ रही हूँ तो मेरे को भी इतनी देर लग रही है, तो आपको भी तो इतनी देर लगेगी ना, तो बड़े ध्यान से देखना, इनको ध्यान से देख के करना है, थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना, बस गड़बड़ मत कर देना, ऐसे याद कर, यहाँ पे आपको आता है, मान लो आप लिख लेना, यहाँ पे में से ऑप्शन है भाई, ए का हो गया सी, ऐसे ही तो था, बी का हो गया ए, तो इस तरीके से करके फटाफट मिला के यहाँ पे ऑप्शन देखना, और ऐसे आप टाइम बचा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, हरी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें पौधों के लिए निम्नलिखित पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, इज यूज टू फर्टिलाइजर, पौधों के लिए निम्न पोषक तत्व होते हैं, कौन से होते हैं भाई, फॉस्फोरस ही तो होता है इसमें सबसे ज्यादा, डी उत्तर। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन लाइज टू द वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के क्या है, पश्चिम में है, और अफ्रीका के क्या है, ईस्ट में है, क्या बन गया, यहाँ आपको पता है डायरेक्शन होती है ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहाँ हमारा कहीं मान लो ऑस्ट्रेलिया है, और जिसको ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको वर्ल्ड का मैप आता होगा, ध्यान रखना, इसीलिए वर्ल्ड के मैप जरूरी होते हैं हर बच्चे के लिए, वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप, हरियाणा के हो तो हरियाणा के मैप, 4 चीजें तो आपकी आनी चाहिए आपको, इधर है यहीं कहीं है, ठीक है। और किसके, अफ्रीका के पूर्व में है, यहाँ अफ्रीका है तो इसके पूर्व में है, तो यहाँ बच्चों सभी को ही पता है लगभग बीच में जो सिचुएटेड है हिंद महासागर ही है, जिसको थोड़ा बहुत भी मैप आता होगा, बिना मैप के, क्योंकि अब मैं मैप समझाने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया बच्चों बी। अगला क्वेश्चन देखो,
नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब आप देखना कितना नेचुरल सा सोर्स बताना एयर पोल्यूशन का क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है। इस तरीके के आसान क्वेश्चन भी कई बार दिख जाते हैं पेपर में। भाई एयर पोल्यूशन हो रही है, आपको पता है एयर पोल्यूशन हो रही है, वो नेचुरल किस किस चीज से हो रही है, मैन मेड नहीं है, नेचुरल हो रही है। अच्छा, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो पोल्यूशन होता है, बिल्कुल है, ये मैन मेड नहीं है, ये प्रकृति का ही मामला है। नीचे प्लेट है, प्लेटें टकराती हैं और विस्फोट वगैरह ये होते हैं तो क्या हो जाते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं तो ज्वालामुखी विस्फोट हो जाते हैं। जंगल में आग लगी, जंगल के में आग लगी तो क्या वो नेचुरल ही है। वनस्पति जो हमारी विघटन हो रही है क्या नेचुरल है। ऑटोमोबाइल मैन मेड है तो ये नहीं है। क्वेश्चन भी हमारा यही था, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों ज्वालामुखी विस्फोट भी प्राकृतिक वायु प्रदूषण का है। जंगल की आग भी नेचुरल है एयर पोल्यूशन करने में। वनस्पति का विघट भी नेचुरल हो गया एयर पोल्यूशन करने में। इसका मतलब ये नहीं होगा, ये तीन होंगे, जहां ABC उत्तर में दे रखा वही उसका उत्तर हो जाएगा। ABC ये रहा बच्चों, सी उत्तर है इसका। क्या है, सी उत्तर है। तो इस तरीके से देखो, कई क्वेश्चन आसान भी होते हैं, कई क्वेश्चन लंबी स्टेटमेंट के भी होंगे बच्चों। जो लंबी स्टेटमेंट के क्वेश्चन हो ना, उस पर थोड़ा सा भागना नहीं है, थोड़ा सा शांति से धैर्य से काम लेके उसका उत्तर देना, ठीक है ना। इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में लगभग। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जिसको थोड़ी बहुत भी साइंस आती है, जिसको साइंस नहीं आती कोई बात नहीं, 15 से 20 क्वेश्चन आपके 30 में से 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आम, अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो भी आप उनको हल कर दोगे। और ये सच्चाई बता रही हूं मैं आपको, आप देख भी पा रहे होगे। टार्टरी कमल नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता, नींबू आंवला, यही होंगे ना, यही दोनों इसका उत्तर है। इसमें ऑप्शन गलत है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विघटनीय बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अब यहाँ पे बताओ, जैव विघटनीय बहुलक है। देखो जैव विघटनीय मतलब जैविक है चीजें, पेड़ पौधे इनसे, और उनका विघटन भी हो जाता है, और वो बच्चों ये सेलुलोज है बच्चों, ठीक है, इनका नहीं कर सकते आप। और ये जैव मैनमेड है, सारी चीजें पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन, पॉलीथीन है, ये है जैव विघटनीय बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। चलो आगे आओ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अभी बताया था, आप बताओ, ये बताओ, खुद बताओ आप इसका उत्तर। अभी बताया था चारों पांचों मंडल पढ़े थे हमने, वायुमंडल की परतें पढ़ी थी। ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल है, दूसरे बच्चों समताप मंडल है, फिर है मध्य मंडल है, फिर है आयन मंडल है, फिर है बाह्य मंडल है। इसका उत्तर बताओ आप मुझे। थोड़ी ही देर पहले मैंने आपने, जिस बच्चे ने ध्यान से सुना होगा, तो मैंने बताया था क्षोभ मंडल के अंतर्गत बिजली कड़कना, बादल बनना, बारिश होना, हमारे इंडिया में एरोप्लेन चलना, एयर से ये जो हवाई जहाज वगैरह जितने भी हेलीकॉप्टर, ये सारी चीजें, बिजली का कड़कना, ये सारी की सारी क्षोभ मंडल में होती हैं। और क्षोभ मंडल की रेंज होती है 0 से लेकर 16 किलोमीटर तक, 0 से 20 दे रखी है तो 20 किलोमीटर तक, ठीक है बच्चों। ये क्षोभ मंडल के अंतर्गत दे रखी है। अब आप ढूंढ लो यहाँ पे कहाँ पे है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के अंतर्गत अभी बताई थी, सारे बादल यहां बनते हैं। इसका मतलब ए है, किसका, ए है, ए का उत्तर है बच्चों 2, ठीक है, ए का उत्तर है 2। देखेंगे समताप मंडल में क्या आता है, समताप मंडल में ओजोन इज प्रेजेंट। समताप मंडल में अभी ओजोन से संबंधित मैंने आपको बताया था, जिस बच्चे ने भी ध्यान से सुना होगा। ये हो गया ए का 2, बी का ए, दोनों जगह है, कोई बात नहीं, देखेंगे ये, और ये सी में भी है, और ए और इसमें से है, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। देखते हैं ए और सी में है, ये तो दोनों गलत हो रही है। चलो अगला पढ़ लेते हैं। मीजो में, बिल्कुल ये यूवी एक्सरेज मीजो में होती है, सही है। उल्का पिंड, वो जो कह रहे थे ना मैं, बॉन्स होती हैं, वो उल्का पिंड के बारे में बता रही थी कि आयन मंडल में क्या होता है। आयन मंडल में उल्का पिंड वगैरह से जलकर, ये जो उल्का पिंड होती है ना हमारी, जलती है, ये आयन मंडल में होती है। अभी मैं बता नहीं रही थी, जलती हैं, आगे लगती है, वो ये उल्का पिंड, सही शब्द याद नहीं आ रहा था। तो बच्चों ये होती है आयन मंडल में। कुल मिला के उल्का पिंड वगैरह आयन मंडल में, ये होती है मध्य मंडल में। ये सारे बादल बनते हैं, ये बनते हैं बच्चों क्षोभ मंडल में। ओजोन की उपस्थिति होती है बच्चों समताप मंडल में। कई बार क्वेश्चन आता है ओजोन लेयर कहाँ है, कौन से स्फीयर में है, आप याद रखोगे स्ट्रेटोस्फीयर में है। किसमें है बच्चों, स्ट्रेटोस्फीयर में है, ठीक है।
तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। समताप मंडल में क्या है बच्चों, ओजोन की उपस्थिति है। ऑल क्लाउड्स फ्रॉम है, यहाँ पे है ये, यहाँ पे बिजली आ सकती है, बारिश आ सकती है, आंधी तूफान, जितनी नेचुरल जो प्रोसेस हम देखते हैं प्रकृति के द्वारा, वो सारी की सारी हम आम हमारी जिंदगी में चीजें देख रहे हो क्षोभ मंडल की होती हैं। क्षोभ मंडल का हो गया, और हाई एनर्जी है मध्य मंडल में, और ये हो गया आयन मंडल में। अब इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, ये सारी बातें विशेष हैं। अब यहाँ पे हो सकता है सिर्फ एक बात पूछ ली जाए, यहाँ पे बहुत सारी बातें, और ये जो क्या है ओजोन लेयर से संबंधित तो बहुत बार पेपर में आता भी है। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। चलो बच्चों, समझ तो आ रहा है ना, कहीं मैं भाग रही हूँ स्पीड से करा रही हूँ ऐसा तो नहीं है। कहीं मैं भाग रही हूँ स्पीड से चल रहा हूँ ऐसा तो नहीं चल रहा होगा ना, सब ठीक है। चलो बच्चों, बढ़े आगे। सब समझ आ रही है ना चीजें। इस तरीके से आपको ईवीएस का पेपर हल करना है। ईवीएस आएगी आपकी 30 नंबर की, नंबर नहीं कटाने, बस ध्यान से करते रहना। पेपर में एक बार क्वेश्चन समझना है, उसको थोड़ी सी कोशिश करना दोबारा फिर से समझने की। अगले क्वेश्चन पे भागना मत। हम जो कहते हैं कि एच टेट का रिजल्ट 7 से 8%, 5 से 6% होता है, वो कारण अब देख रहे हो, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आने का ही है बच्चों। सी टेट का रिजल्ट ज़्यादा रहता है, 33 से 35% बच्चे पास करते हैं, और एच टेट 5 से 7% बच्चे पास करते हैं। वो कारण क्या, वो कारण ही यही है। यहाँ पे एच टेट में पेपर मुश्किल नहीं आता, थोड़ा सा स्टेटमेंट को घुमा दिया जाता है और थोड़ा सा पेपर को लेंथ ही दे दिया जाता है। वैसे तो सही जिसकी प्रैक्टिस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर तक 26-27 जुलाई तक मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मिनट का मिलेगा। तो एक क्वेश्चन जब जैसे इस तरीके से लंबे आ जाते हैं, वो तो 1 मिनट में हल ना हो पाए, तो इस तरीके जो क्वेश्चन आते हैं वो आधी मिनट में भी तो हल होंगे ना, 30 सेकंड में भी तो हल होंगे ना। तो ये जो टाइम है मैनेज ये वहाँ हो जाएगा। इसीलिए हर बच्चे को डेली मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, आपको कितना ही सिलेबस आता हो, आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे। और वो वहाँ पे आप रिजल्ट में ये कोई नहीं देखने वाला कि आपको आता था पेपर रह गया, बस ये देख लेंगे ये बच्चा फेल है या पास है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखने के लिए, टाइम की मैनेजमेंट के लिए, आते हुए बच्चे जो कहते हैं ना कि पेपर में रह गए मैम, इतने आते थे इतने आते थे, तो बच्चों उसका कारण ही यही है बच्चों का कि बहुत सारे बच्चे क्या कर पाते हैं, टाइम की मिसमैनेजमेंट रहती है। स्टेट में तो विशेषकर, साइकोलॉजी में भी तो यही होता है। साइकोलॉजी में 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट के होते हैं, बच्चे नहीं कर पाते। कारण क्या है उसके पीछे, कारण यही है 30 मिनट में 30 क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी आ जाती है, और उससे बच्चे पहले में यक्का बक्का होकर घबरा कर वहीं पे ही रुक जाते हैं और फेलियर बन जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, स्टेट का पेपर मुश्किल नहीं होता, आसान आता है पेपर, ठीक आता है, ठीक लेवल का आता है। जैसे सी टेट के बजाय तो मुश्किल आता है कंपैरेटिवली बात करें, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे के लिए आसान होगा, और जिस बच्चे ने मॉक टेस्ट लगा रखे होंगे उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। उसके लिए आपको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते रहना पड़ेगा। चलो बच्चों, देखो SO2 प्रदूषक का सबसे, ये बहुत बार आता है, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन। हम हमारे एनवायरमेंट में देख पाते हैं कि ये सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन है, ये क्या है, किससे कर पाते हैं, ये हमेशा याद रखना बच्चों। हम ये लाइकेन से पहचान पाते हैं कि हमारे एनवायरमेंट में कितना SO2 प्रदूषक, कितना एनवायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है, और किसके द्वारा देख पाते हैं बच्चों, लाइकेन के द्वारा देख पाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, जो पानी वाली जगह नहीं होती, पानी वाली जगह पे धीरे थोड़ी 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 काई सी देख पाते हो आप। ज्यादा पानी जम जाता है वहां पे आप हरी हरी देखते हो ना, कई बार हम कहते हैं यहाँ पे काई है, फिसल जाएंगे। वो इसी ये ही इंडिकेट देता है, लाइकेन ही बताता है कि यहाँ पे कितना SO2 है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो।
अगला पढ़ो, विच टेडपोल के कायांतरण हेतु पानी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपलब्ध होना चाहिए। मतलब आपको पता है टेडपोल से आगे जाके जो मेंढक वगैरह बनते हैं उसके प्रोसेस में जहां वो पानी होता है उस पानी में क्या चीज होनी चाहिए जिससे ये इसकी जो ट्रांसफॉर्म है जैसे कि टेडपोल से मेंढक बन जाए, वो क्या होना चाहिए पानी में। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शुड बी अवेलेबल इन वाटर फॉर द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल। टेडपोल के कायांतरण हेतु, कायांतरण मतलब उसकी काया बदल गई, वो मेंढक बन गया, हेतु पानी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपलब्ध होना चाहिए। आप खुद सोचो क्या होना चाहिए। आयोडीन होना चाहिए बच्चों, तब ही क्या होगा, ये क्या होगा अवेलेबल हो, ये है टेडपोल से क्या बन जाएगा, मेंढक बन जाएगा, कायांतरण हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर है सी। अगली देखो, नेम द रीजन ऑफ द एटमोस्फियर वेयर ऑक्सीजन ओजोन प्ले की रोल। वायुमंडल के किन क्षेत्रों में ऑक्सीजन एवं ओजोन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। देखो जब मैं बार बार थोड़ा सा जोर लगा रही थी ना कि ये चीज इसमें होती है, ये चीज इसमें होती है, अब बताओ आप, बताई थी ना, मध्य जब भी ओजोन से संबंधित आ जाए आपको बिना सोचे समझे समताप मंडल कर देना है। ठीक है, आयन मंडल में समताप मंडल नहीं है, बहिर्मंडल में समताप मंडल नहीं है, यहाँ और यहाँ, इन दोनों में से उत्तर बनेगा। इसका मतलब यहाँ से तो बनेगा ही नहीं क्योंकि ओजोन का सीधा सीधा संबंध समताप मंडल से है। अच्छा, फिर किन क्षेत्रों में ऑक्सीजन एवं ओजोन महत्वपूर्ण, अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन हो गया, बादल गरजने हो गए, बारिश होनी होगी, ये सारी चीजें, बिजली कड़कनी, ये सब चीजें किस में होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में होती है। इसका मतलब शोभ मंडल। और हम ये नहीं कहते जैसे 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 हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है, तो कहाँ पे ऑक्सीजन रहा, सिर्फ शोभ मंडल तक, उससे आगे जाओगे समताप हो गया, मध्य हो गया, आयन हो गया, बाह्य, तो ऊपर ऊपर जाओगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाएगी। तो बच्चों शोभ मंडल और समताप मंडल में ही ये सब चीजें होती हैं। ये पूरे का पूरा आपको क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, मीजो में क्या होता है, या स्ट्रेटो में क्या होता है, एक्सो में क्या होता है, आयन मंडल में क्या, सारी की सारी बातें आज आपको मैंने डिटेल में बता दी। अब यहाँ से हर एक बच्चे जो पेपर देंगे ईवीएस का, वहां पे क्वेश्चन आना ही आना है, और अब आप गलत नहीं करोगे, मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, शिक्षक ईवीएस शिक्षण में स्वदेशी ज्ञान दृष्टिकोण को समग्र रूप से कैसे एकीकृत कर सकते हैं। हाउ कैन टीचर इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड इंडिजिएशन को नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव इनटू ईवीएस टीचिंग। बताओ बच्चों, पढ़ो और समझो और मेरे को बताओ इसका उत्तर। कुल मिला के बात यह है, शिक्षक है, आप 5वीं तक के टीचर हो, आप बच्चों को ईवीएस पढ़ा रहे हो। शिक्षण में आपको बच्चों को एक तो 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना होता है मदर टंग में, मातृभाषा में, ताकि उन बच्चे जो अपने एनवायरनमेंट से, घर से, फैमिली से बच्चा गया है, जिस एनवायरनमेंट से, जिस भाषा में से सब चीजें सीख के गया है, आपको उसके साथ वही भाषा का प्रयोग करना है ताकि बच्चे को सीखने में दिक्कत ना आए। ठीक है, स्वदेशी ज्ञान और दृष्टिकोण को समग्र रूप से कैसे एकीकृत कर सकते हैं, देखते हैं। पाठ्यक्रम डिजाइनर में एकरूपता के लिए स्वदेशी दृष्टिकोण की उपेक्षा रखना। आप बच्चे से क्या उपेक्षा रखोगे, नेग्लेक्टिंग इंडिजियस न्यू पॉइंट, बच्चा नहीं जानता, इतना छोटा बच्चा ये बातें नहीं जानता। सीखने के अनुभव को समृद्ध करने के लिए स्वदेशी ज्ञान, खुद का ज्ञान जैसे आस पड़ोस में, सांस्कृतिक प्रथाओं दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से खोजने और एकीकृत करने में, देखते हैं। अगला देखते हैं, मुख्य धारा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विशेष रूप से प्राथमिकता देना। आप वैज्ञानिक रूप से कैसे दे दोगे इतने छोटे बच्चे को। विविधता का सम्मान करने के लिए बजाय आत्मसात करने की वकालत करके, ये सब काम नहीं करने आपको। देखो इस तरीके, कितनी आसान भाषा में ये बात लिख रखी है, जो साधारण तरीके से बच्चे का जनरल लाइफ में जो चीजें करते हो ना, उसी से रिलेट करके देखना। बच्चे के लेवल के हिसाब से पेपर बनते हैं। पेडागोजी बच्चे के जैसे अब 6 to 8 तक का पेपर, जैसे जो टीजीटी का लेवल आएगा, टीजीटी के लेवल में क्या होगा, आप उनके लिए दृष्टिकोण पैदा कर सकते हो। वहां पे ये नहीं बताओगे कि वहां पे बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा नहीं करना, वहां पे कर दोगे। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जो आपका कल्चर है, उसी कल्चर के अकॉर्डिंग चीजें सिखाना, आपकी जो मदर टंग है उसी भाषा में बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को खेल खेल में चीजों को सिखाना। आप 1st to 5th स्टैंडर्ड तक यही बातें बच्चों को सिखाओगे, यही लिख भी रखी है। देखो, सीखने के अनुभव को समृद्ध करने के लिए स्वदेशी ज्ञान, संस्कृत प्रथाओं, दृष्टिकोणों को सक्रिय रूप से खोजने, एकीकृत करने, आप बच्चों का ऐसा करोगे तो बच्चों 30 का उत्तर है बी। क्या हो जाएगा बच्चों, बी। ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास, ईवीएस की बेहद महत्वपूर्ण क्लास। हर बच्चे को बड़ी ध्यानपूर्वक देखनी है,
बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो पा रहे होंगे, बहुत सारी खोज क्लियर होगी, सभी मंडल के बारे में आपको पता लग गया, बायोस्फीयर के बारे में पता लग गया, क्या है बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, कई बातें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करती हूँ क्लास पसंद आई होगी, और फिर भी समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ पे पूछ लेना। कॉल ना किया करो बच्चों, कोशिश किया करो कि मैसेज कर दो आप। मैसेज का मैं रिप्लाई फिर भी कभी ना कभी देखती हूँ, जरूर दे देती हूँ, पूरे दिन में एक बार तो जरूर दे देती हूँ, लेकिन आप खुद समझो कि मैं सारे दिन में कितनी कॉल उठा सकती हूँ, इतना पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि सारे दिन मेरे को फैमिली भी संभालनी है, मेरे को ड्यूटी भी करनी है, फिर आके क्लास की तैयारी करके आपको क्लास भी पढ़ाना है, तो थोड़ा सा समझा करो। सारे दिन ऐसे कॉल करते रहोगे मैम सीईटी के फॉर्म में ही हो गया, तो बच्चों थोड़ा सा समझो, कोशिश किया करो, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पे बच्चों आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया करो, मैं ज़रूर देखती हूँ और ज़रूर कोशिश रहती है कि मैं रिप्लाई करूँ। ठीक है बच्चों, कमेंट सेक्शन में डाल देना समस्या आए, कोई टॉपिक कोई बात समझ ना आए, या फिर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप मैसेज कर देना, कोशिश करना व्हाट्सअप पे ही मैसेज। और कमेंट सेक्शन में क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना, और क्लास पसंद कर देना। सभी बच्चों को जो स्टेट की पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को क्लास को शेयर करना मेरे प्यारे बच्चों, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। कल इससे आगे के क्वेश्चन, हमारी कल की क्लास ईवीएस की ही रहेगी, ध्यान रखना, कल की क्लास हमारी ईवीएस की ही है बच्चों। अच्छा, सैटरडे को संडे को क्लास अपनी है, सैटरडे को क्लास है हमारी हिंदी की बड़ी क्लास, 4-5-6 घंटे की कोशिश है मैं पूरी हिंदी आपको रिवाइज करा दूँ। ठीक है, 5-6 घंटे की आपकी हिंदी की क्लास रहेगी, और संडे को देखते हैं, संडे को फिर मैं आपकी साइकोलॉजी की एक बड़ी क्लास ले लेती हूँ। एक दिन मैंने आपको साइकोलॉजी कराई थी जीके बाय प्रदीप सर चैनल पे, वो हर एक बच्चा उस क्लास को देख लेना, क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उठा रखे हैं वहाँ पे, सारे करवा रखे हैं। उसके साथ साथ आपको ये टॉपिक बन सकते हैं, वो सभी टॉपिक के साथ साथ थ्योरी भी करा रखी है, 5 घंटे की है, और एक दिन ऐसे ही अपने चैनल पे संडे को क्लास मिलेगी आपको। ठीक है, तो सभी बच्चे जुड़े रहना, डेली क्लास देखा करो, समस्या आए तो पूछ लिया करो बच्चों। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को पसंद आए लाइक कर देना, और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों चैनल को। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।